Welcome to Pritham's podcast. Join us for insightful conversations every week. Presented by Sunpreet Prime Media Private Limited. Co-presented by Sunpreet Chemicals Private Limited and Sunpreet Industries. स्टॉक मार्केट क्या है? आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है? अब ऐसा मान लीजिए कि ऐसा चीज़ है, आप जितना अंदर घुसोगे उसमें घुसते ही जाओगे। स्टॉक मार्केट के बारे में हमको जितना पता है वो कहीं ना कहीं उसका 10% ही पता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। बेसिक से लेके आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे उसमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में। आज हमारे साथ हैं अनुकुल सागर जी, तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन। पिछले मैं 5 साल से मार्केट में हूँ। ट्रेडिंग्स एंड इन्वेस्टिंग करता हूँ। लोगों के असेट मैनेजमेंट करने का काम है। लोगों के असेट के साथ उनको जीरो से उनकी वेल्थ क्रिएट कैसे करना है, वो मेरा काम है। बहुत लोगों के मतलब सैलरी होती है लगभग 25-30,000। उनको किस तरह से मैनेज कराना है, उनको किस तरह से वेल्थ क्रिएट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, सारा मेरा काम है। लोगों की इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, खुद की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सब कुछ मतलब मैनेज करना मेरा काम है। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, डेरिवेटिव एनालिस्ट हूँ एंड पिछले लगभग 3-4 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको स्टॉक मार्केट में ही जाना चाहिए? क्योंकि आप MBA किए हैं, आप बहुत सारे ऐसा फील्ड है आप जा सकते हैं, कि स्टॉक मार्केट को ही आप क्यों चुने? हाँ, बात ऐसी है कि मैंने स्टॉक मार्केट चूज़ करने के बाद MBA किया। ओके। हाँ, 2020 में कोविड का टाइम था, 2019 में। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत देखता रहा, देखते देखते फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद में गुजरात आया, गुजरात में मार्केट के बारे में सीखा, कॉर्पोरेट में काम किया। ऐसा करते करते इंटरेस्ट आया। फिर पता चला कि ये इंडस्ट्री मतलब बहुत इन डेप्थ अच्छी है। अगर आपको समझ गया तो मार्केट ही नहीं पर आपको हर बिजनेस का नॉलेज हो जाएगा कि आप कर सकते हो। क्योंकि हर बिजनेस किस तरीके से चलता है, किस तरीके से उनका प्रॉफिट ग्रोथ होता है, किस तरीके से वो चलता है, वो समझने में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद मैंने वर्क किया। फिर मैंने सोचा कि अभी MBA कर लूँ, मतलब MBA में मतलब फाइनेंशियल डिग्री भी चाहिए मेरे पास। तो फिर मैंने MBA चूज़ किया। तो MBA के बाद मार्केट में नहीं आया, पहले मार्केट में आया फिर MBA में आया मैं। ओके। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट को अगर हम जानना चाहें तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्टॉक मार्केट क्या है? कोई स्टार्टिंग से लर्नर है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहता है, तो वो कैसे एंट्री करे? तो बेसिकली मैं फर्स्ट बोलूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं सट्टा बाजार है पर ऐसा नहीं है। मार्केट अगर नहीं होगी तो कंपनी को फंडिंग्स मिलेगी नहीं। ओके। कंपनी चलना बंद हो जाएगा, पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी बंद हो जाएगी। आपका बैंक का पैसा आपके बैंक में आ रहा है, वो भी कहाँ घूम फिर के आ रहा है? स्टॉक मार्केट में ही आ रहा है। LIC का ले लो, हर चीज़ मतलब जो भी एग्जाम्पल, अगर किसी को बिजनेस ग्रो करना है, उसको फंडिंग की ज़रूरत है, तो वो उसके शेयर जो लेके आएंगा वो मार्केट में लेके आएगा, स्टॉक मार्केट में लेके आएगा, वहाँ से लोगों का पैसा उसके बिजनेस में लगाएगा। वैसे वैसे बिजनेस ग्रो होगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टॉक उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो बेसिकली पूरा मनी स्ट्रक्चर को, इकोनॉमी का सप्लाई और डिमांड क्रिएट करना मनी का, वही काम स्टॉक मार्केट का होता है। जिसको पैसे की ज़रूरत है, उसको डिमांड है, वो स्टॉक मार्केट से लेता है। और जिसको कंपनीज में इन्वेस्ट करना है थोड़ी अमाउंट से, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है पूरा। ओके। अगर स्टॉक मार्केट में कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहे, उसको क्या बोलना चाहेंगे? वो कैसे शुरुआत करे? अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो मैं फर्स्ट बोलूँ कि थोड़ा बहुत आप डीमैट अकाउंट ओपन करो। डीमैट अकाउंट ओपन करके थोड़ा सा नहीं पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और पूरा फाइनेंशियल समझना स्टार्ट करो। ये नहीं कि स्टॉक ट्रेडिंग समझ ली, टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया और मैं इन्वेस्ट करूँ, किसी के यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देख लिए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उससे नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक्स से समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट ट्रेड करना आना चाहिए, पूरा फंडामेंटल रेट करना आना चाहिए, किस तरीके से रेसोर्स वर्क करते हैं वो सारा समझना है। तो वो समझने को आपको लगभग 2 या 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद आपको बेसिकली आपका पाव उसमें फिट होगा इंडस्ट्री में आपका। तो बेसिक से मतलब आप पूरा फंडामेंटल से टेक्निकल तक आपने स्टार्टिंग करना चाहिए। लोग करते क्या हैं कि कोई यूट्यूब में देख के स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं, तो वो क्या सही यह है कि यूट्यूब देख के आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, पर आप फॉलो किसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो 90% लोग वो टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट चलता और इतना सिंपल ही होता कि कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे उसके ऊपर स्टॉक खरीद लो, तो हर कोई कमा लेता।
इतना आसान नहीं होता है। पूरा बेसिक्स से समझने के लिए आपको यूट्यूब प्लस नॉलेज पर बहुत से बुक्स होते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस के विदाउट आप कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ यूट्यूब इज़ नॉट अ वे फॉर लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट। कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहा है और वो साथ में स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, तो उसको स्टॉक मार्केट में कहाँ पैसा लगाना चाहिए? ट्रेडिंग करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? ट्रेडिंग तो नहीं करना चाहिए। इंट्राडे तो उनको टाइम ही नहीं होगा, जो बिजनेस चल रहा है उसका। और इंट्राडे बेसिकली जो नया इंसान आ रहा है उसने भी 2-3 साल तो नहीं करना चाहिए। तो उसने इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अच्छी कंपनी पिकअप करो, फंडामेंटली ग्रोथ कंपनी देखो, उसमें अच्छी प्राइस देखो, मार्केट की अच्छी कंडीशन देखो। अच्छी कंडीशन मतलब मार्केट में जब भी आपको अच्छी कंडीशन होनी चाहिए ना, जब मार्केट नीचे है, मतलब मार्केट में वर्स्ट कंडीशन मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंडीशन होती है, वैसी कंडीशन देख के आप इन्वेस्टमेंट करो। तो आप इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए बेस्ट होगी इंट्राडे, और उसमें आप लूज़ ही करोगे क्योंकि आपके पास टाइम होगा नहीं, और स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स तो होगी नहीं क्योंकि आपका बिजनेस साइड में चल रहा है, तो इन्वेस्टिंग बेस्ट होगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको सेकेंडरी रखना चाहिए स्टॉक मार्केट के इनकम को या स्टॉक मार्केट को, वो प्राइमरी नहीं करना चाहिए? हाँ, सेकेंडरी ही रखना चाहिए। स्टार्टिंग में सेकेंडरी रखना चाहिए जब तक आपका मिनिमम 20-25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है ईयरली, जब तक सेकेंडरी रखना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है, बहुत होता है, 100% भी हो जाता है कभी कभार, 200% भी हो जाता है, बहुत हो जाता है। पर मिनिमम 25% की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब आप लगभग 1 करोड़ भी डालो तो 25 लाख रुपीज़ आप उस पर अर्न कर पाओ, तो आपने प्राइमरी उसे सोचना चाहिए। पर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है पैसा कमाने के लिए। वो बोलते हैं पैसा डूब जाता है, हम कमा नहीं पाते हैं। तो वो लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? या तो उनका कुछ गलती रहता है कि वो उनका पैसा डूब जाता है? स्टॉक मार्केट में ऐसा है, अगर आप प्रॉफिट करते हो तो भी आपका ही है, और अगर आप लॉस करते हो तो ही आपकी गलती है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को कुछ लेना देना नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं। आपके अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपका नॉलेज बहुत कम होगा। आप किसी रैंडम इंसान से टिप्स ले रहे हो, इन्वेस्ट कर दे रहे हो, कहीं से भी कुछ टिप्स लेके आ रहे हो, इन्वेस्ट कर दे रहे हो और लॉस कर रहे हो, तो मार्केट को बुरा कहना नहीं ना, क्योंकि उसी मार्केट से बहुत लोग कमा रहे हैं। जो तुम लूज़ कर रहे हो कोई तो अर्न कर रहा है ना। आज मैं लूज़ करूँगा तो आप अर्न करने वाले हो, बाहर से कहीं से पैसा आने नहीं वाला है मार्केट में। तो जो ज़्यादा माइंडेड लोग हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा दिमाग चल रहा है, वो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से पैसा लेके निकल जाते हैं। क्या बिना फाइनेंस बैकग्राउंड का कोई आदमी स्टॉक मार्केट में एंट्री करके पैसा कमा सकता है? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, पर मैं बोलूँ कि अगर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है तो आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा। ओके। अगर आपको नंबर्स ही नहीं समझ आ रहे, फाइनेंस ही नहीं समझ आ रहा है, तो विदाउट बैकग्राउंड किस तरीके से काम होगा, है ना। आपको पीएनए समझना है, बैलेंस शीट समझना है, हर दिन आपको नंबर्स में ही खेलना है। और आपको अगर फाइनेंस ही नहीं आता हो तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट? हाँ, इसका जवाब मैंने पिछले इसमें भी दिया कि बिगिनर्स हो तो 3 साल तक 4 साल तक तो ट्रेडिंग में आओ ही मत, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा है कि बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। 2 मिनट में आपका डिसीजन चेंज करना होता है, और बहुत से रूल्स और डाटा में भी आया कि बहुत लोग ट्रेडिंग में लूज़ ही करते हैं। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो आपकी वेल्थ इन्वेस्टिंग से होंगी। ट्रेडिंग से आपका दिन का खर्चा निकले वो भी ना निकले, वेल्थ इन्वेस्टिंग से होंगी। पर इन्वेस्टमेंट भी आपका एक जोन डिफाइन होना चाहिए कि मैं 2 साल के लिए कर रहा हूँ, 3 साल के लिए कर रहा हूँ, 4 साल के लिए कर रहा हूँ। किसी के लिए इन्वेस्टिंग 5 दिन के लिए भी होती है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई बिगिनर्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो कि उनका लॉस ना हो? उसका लॉस ना तो उसको कंपनी वैसे पिक करना चाहिए। वैसे 6000 प्लस कंपनी है, उसमें से आपको अगर मैं बेसिक से बता दूँ तो अपना बेस इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होते हैं जो मार्केट कैप में होते हैं। उसमें से आप कोई भी 50 कंपनी में से एक अच्छी कंपनी ढूंढो फंडामेंटली, उसको अच्छी प्राइस पे बाय करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। मतलब वो कंपनी ऐसी नहीं है कल उसका लॉस हो जाएगा, वो बंद हो जाएगी, नहीं, वो टॉप
15 में आती है, तो वो 50 कंपनी में से आपका इन्वेस्टमेंट में रिस्क के चांसेस 50% तो कमी हो जाते हैं। ऐसा क्या है जो बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? फ्यूचर एंड ऑप्शन वन अवॉइड करो। फ्यूचर एंड ऑप्शन अवॉइड, डेरिवेटिव अवॉइड करने का रीजन है कि डेरिवेटिव को ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाया नहीं गया था, उसको हेजिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। हेजिंग जो कॉन्सेप्ट होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं हेजिंग क्या है, और वो हेजिंग के लिए ही बनाया गया था। जब उसने मतलब जो इंसान ने डेरिवेटिव्स क्रिएट किया था फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो खुद लॉस में था, उसने खुद ने लॉस किया था ट्रेडिंग करके। उसने खुद सिर्फ बताया था कि मैंने हेजिंग के लिए बनाया था, और उसने ट्राई किया था कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करके देखना है, ट्रेडिंग करके देखना है, वो खुद नहीं प्रॉफिट कर पाया था। तो लोग पता नहीं कैसे ट्रेडिंग करते हैं, पर हम खुद हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे। बहुत सारे लोग जब जो ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस कर जाते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो लॉस है, जो मार्केट का नेचर है, वहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा है, वहाँ रिस्क तो है, बट डिफाइंड रिस्क होना चाहिए। अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, 1 लाख रुपीज़ लगा रहे हो और उसमें 50% लॉस ले रहे हो, कहाँ रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता ना। आपका डिफाइंड रिस्क होना चाहिए कि 5% लूँगा, 6% लूँगा, इतना ही मेरा रिस्क होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क इम्पोर्टेंट है। रिस्क तो हर जगह है, पर कैलकुलेटेड लेना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में आपका घर भी सब खत्म हो जाए, तो आप खुद होके फिर उसमें गैम्बलिंग कर रहे हो, मार्केट गैम्बलिंग नहीं कर रही है। कहीं पे कहीं लॉस हो तो उसमें कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, सीखना ही मिलता है। कैलकुलेटेड ही रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड नहीं ले रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। F&O ट्रेडिंग को लोग डेंजरस क्यों कहते हैं? डेंजरस कहने का रीज़न यही है, मैंने पहले कहा आपको कि F&O बनाया ही गया था हेजिंग के लिए। वो बहुत वोलाटाइल है, बहुत मतलब उसको पकड़ पाना, उस पर ट्रेड कर पाना पहले बहुत मुश्किल था, और अभी तो अल्गो आ गए। अल्गो मतलब AI की दुनिया, AI ट्रेडिंग चालू हो गई अभी। अल्गो ट्रेडिंग इतने फास्ट क्विक ट्रेड लेता है ना, जो मैनुअल इंसान ले ही नहीं सकता है। और वो अल्गो के वजह से 5 रुपये की प्राइस कहाँ 100 पहुँच जाएगी, 150 पहुँच जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर किसी ने सेल करके रखा है 5 पे, तो वो कितना % तक लॉस खाएगा उसमें। तो डेंजरस है, आपकी ओवरऑल वेल्थ 1 डे में, 1 डे में ख़त्म हो सकती है। तो F&O बहुत मतलब रिस्की गेम है उसमें। मिडिल क्लास लोग स्टॉक मार्केट को कैसे देखना चाहिए? वो लोग वहाँ से कैसे पैसा बना पाएंगे? अभी मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट बताऊँ मिडिल क्लास को ग्रो करने का, वही मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव होता है कि मिडिल क्लास को किस तरीके से लाना है। मिडिल क्लास अगर एग्जांपल कोई नॉर्मल सी कंपनी में वर्क कर रहा है, उसकी सैलरी 30-35% है, वो तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएगा। तो फर्स्ट से उसने बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर दो 1000, 2000, 3000 से, जो कि आपकी 15 ईयर्स में कुछ तो ग्रोथ होगी। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक कुछ ग्रोथ होगी। उसके बाद आप उसको कोई प्रोफेशनल बंदे के पास बैठो, जो आपका मतलब प्रोफेशनल है, उसको बताओ कि इसको अभी किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। वो सही से इन्वेस्ट कराएगा सही मार्केट में, बट जेन्युइन होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर कोई भी रैंडम इंसान के पास जाओ तो वो बोलेगा अरे यार 30% तो मैं 2 दिन में निकाल दूँ, तुमने 1 साल में निकाला। बहुत जल्दी अमीर बनने को जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। स्लोली स्टेप बाय स्टेप कंपाउंडिंग करोगे तो वेल्थ क्रिएट होती है, किया है हमने, और बहुत लोगों के भी करते हैं हम। ओके, तो स्टॉक मार्केट को ऐसा है कि चाहे कोई भी इंसान हो, पहले वहाँ से कुछ सीखना चाहिए, कि किसी से नॉलेज लेना चाहिए, तब जाके वहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विदाउट लर्निंग तो कुछ होगा ही नहीं। लर्निंग तो इम्पोर्टेंट ही है। अगर आप आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 में से आपके 9 तुक्के लग सकते, बट वो एक स्टॉक ऐसा आएगा ना, उस 9 तुक्के लगे जो आपका लक चला है उसमें, वो सारा प्रॉफिट एक ही स्टॉक लेके चला जाएगा और एक ही ट्रेड लेके चला जाएगा। आज के यूथ को कौन सा ऐसा स्किल सीखना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाए? फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस में नहीं भी हो तो भी फाइनेंस समझो, होम फाइनेंस समझो। कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंस जाने तो होम फाइनेंस समझो कि आपकी कम से कम सैलरी में से कितना % आप सेविंग करके किस तरीके से उसको कहीं इन्वेस्ट करके, सिर्फ मार्केट ही एक रास्ता नहीं है, बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, बहुत चीज़ें, किस तरीके से इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप मनी वैल्यू के साथ आपकी ग्रोथ नहीं करोगे, इन्फ्लेशन रेट कितना है अपना 6%,
एफडी कितना देती है 7.25%, सिर्फ 1%। अगर वो इंसान टैक्स स्लैब में आ रहा है तो कितना परसेंट लॉस खाएगा, 20-30% वो टैक्स देगा। इन्फ्लेशन 30% बीट, तो मिनिमम हाँ, उसका। इन्फ्लेशन बीट हो रहा है उसका, नहीं तो आज उसका 1 करोड़ है, वो आगे 20 ईयर्स में उसका मिनिमम 30-40 लाख रुपये उसकी वैल्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। क्योंकि जो चीज़ हमें 5 रुपये की मिल रही है 10 की मिल रही है, तो हमें हमेशा 9% के ऊपर ही हमें रिटर्न मिले ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। रिस्क थोड़ा होगा बट लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क बहुत मिनिमम हो जाता है। हर SIP कोई भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो 15% प्लस रिटर्न दे रहा है। तो बिगनर्स को पहले SIP में वेल्थ ज़्यादा- क्रिएट करो। हाँ, अगर आप 1 लाख रुपये से आप बैग आके डाल रहे हो और अगर गलती से वो 1 लाख अगर आपका लॉस हो गया, मैं गारंटी देता हूँ आप मुड़ के मार्केट की तरफ देखोगे भी नहीं। जीरो हो गया वो, तो फिर कभी आना वो तो नहीं जीरो हो चाहेगा। गया ना, वो डरेगा ना नेक्स्ट टाइम, यार हार्ड अर्न मनी है, रात भर मेहनत की 1 लाख रुपए चला गया, वो तो उससे कभी सोचेगा भी नहीं आने का। सोचेगा भी नहीं। और उसको कोई पूछेगा तो भी उसको मना करेगा कि स्टॉक मना, मार्केट। हाँ, फिर आपका पहला क्वेश्चन आ गया कि लोग गैम्बलिंग क्यों समझते हैं, लोग डरते क्यों। इस तरीके से लोग डरते कि डर जाते हो, वो लेके आते इन्वेस्ट कर देते, चला जाता है, फिर वो बोलता है कि गैम्बलिंग है यार। कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं होता है, इस विषय में कोई जानकारी नहीं होता जानकारी है, और नहीं वो स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, फिर वहाँ पे लॉस होता है, तो फिर मार्केट में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ इसमें क्या लगती है मालूम है क्या? जो लोगों को पता नहीं है वो इन्वेस्ट करते, उनका मुझे मतलब बुरा नहीं लगता है। पर जो लोगों को पता है पर वो थोड़ा बहुत ब्रोकरेज के लिए, ज़्यादा ब्रोकरेज के लिए उनको गलत जगह इन्वेस्ट करा देते हैं ना, वो लोगों को मुझे बुरा लगता है। उनको पता है कि ये इंसान की वेल्थ इसमें नहीं होगा, ये लॉस करने वाला है, पर उसको प्रॉफिट होने के लिए वो इंसान को इन्वेस्ट करा देंगे। आज तो यूट्यूब में एक ट्रेंड चला है स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ कोर्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसा कोर्स आ रहे हैं कि जो वहाँ पे लोग देख रहे हैं उसमें से भी वो पैसा ले रहे हैं, प्लस जो उनके कोर्स को देख के भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी लॉस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये उनका एक कोर्स में इनरोलमेंट 1000 बच्चों का होगा, 100 बच्चों का होगा, ठीक है। 100 बच्चों में से 50 बच्चे भी अगर प्रॉफिटेबल बन रहे तो कहाँ है? जस्टिफाई नहीं हो रहा है उनका। जस्टिफाई नहीं हो रहा है ना। जो ही इंसान अमीर हो रहा है वो कोर्स बेच रहा है। अभी अवधूत साते करके एक एकेडमी थी पुणे की, उनका सेबी ने उनको अरेस्ट किया, कितना 600 करोड़ का उन्होंने स्कैम किया कोर्स बेच के, और बाद में पता चला कि वो खुद 200 करोड़ के लॉस में है। मतलब वो उनकी स्ट्रैटेजी से वो खुद नहीं कमा पा रहे और वो लोगों को वो कोर्स बेच रहे। अभी रिसेंटली 8 महीने पहले ही उनका स्कैम बाहर आया। तो कोर्सेस आई डोंट लाइक कि होगा, लोगों को एक एक्सपीरियंस लेना होगा, किसी बंदे के साथ रहो। मैं तो बोलूँ जॉब करो, कहीं पे भी जॉब करो 1-2 साल, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें काम करो अगर करना ही है। और नहीं करना हो तो भी किसी प्रोफेशनल इंसान के साथ काम करो। कोई भी एकेडमिक जो ऐसे कोर्स बेच रहे हैं ऑनलाइन, उसका यूट्यूब में बेच रहे हैं या कैसे भी करके वो उनका कोर्स बेचने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या वो लोग कुछ लाइसेंस लेकर रख रहे हैं? ना, कोई लाइसेंस नहीं है। बहुत से लोग तो सेबी रजिस्टर भी नहीं है। गवर्नमेंट का रूल है कि लोगों को समझाना, लोगों को पढ़ाना वो आपका गलत नहीं है, इसलिए लोग बेच रहे हैं। वो पकड़े जब जाते हैं जब वो टिप्स देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो गलत, गवर्नमेंट के आंखों में ऐसा गलत नहीं है, इसलिए वो आराम से, लाइसेंस उनके पास है नहीं। और बहुत से लोग हैं वो तो दुबई चले गए जीरो टैक्स का नाम लेके, बट उनको भी पता था कि वो अगर इंडिया रहेंगे तो पकड़े जाएंगे एक टाइम, इसलिए दुबई चले गए। स्टॉक मार्केट में जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? जल्द से जल्द। लोगों के मन में ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में आएंगे तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत जल्दी पैसा कमाएंगे। सबसे पहले कि जल्द से जल्द जो वर्ड है ना, मार्केट में आने के बाद वही गलत हो जाता है। प्रोसेस से स्लोली ही डिफाइन की जाती है। ऐसा बहुत से स्टॉक होते हैं जो कि 10 रुपये से 100 रुपये 150 रुपये चले गए। बट अगर ये आपने जल्द से जल्द वर्ड यूज़ किया है तो उसका भी मैं एक डिफाइन कर दूँ कि होता है, अच्छा प्रॉफिट बनता है, बट किस तरीके से बनता है? सेक्टर रोटेशन। अभी सेक्टर रोटेशन क्या होता है? अभी IT सेक्टर तो गिर रहा है, बट अभी फार्मा सेक्टर बूम पे आ रहा है, तो फार्मा सेक्टर में पैसा डाल दो, 1-1.5 साल उसमें रहने दो, आपका पैसा लगभग 80-90% से बढ़ जाएगा। ओके।
इस तरह के सेक्टर रोटेशन करो, जो सेक्टर बूम में उसमें इन्वेस्ट करो कि आपको ज़रा अच्छा बेनिफिट हो। सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा के इतना लग्जरी लाइफ वो लोग जी रहे हैं, वो क्या सच होता है या बस एक दिखावा होता है? सोशल मीडिया का रूल है, एक जो दिख रहा है वो होता नहीं है। नहीं होता है जो दिखता है। और वो क्योंकि अगर वही सोशल मीडिया का ही देख के बहुत सारा ऐसे लोग फंस जाते हैं उसमें। वही तो बिजनेस है। लोग दिखाते अच्छे अच्छे रिजॉर्ट में घूमते, अच्छे अच्छे जगह घूमते, वो दिखाते, वो देख के लोगों को लगता है हम भी करेंगे। बहुत लोग तो ऐसे है कि उनको कुछ पता नहीं, लिखते पढ़ते आते हैं, ट्रेडिंग करते हुए सोशल मीडिया पे डालते हैं। अरे इम्पोर्टेंट भी कि अगर ऐसे लोग मार्केट में आएंगे जब भी तो बड़े लोग कमा पाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसा कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो कि वो बैंक से लोन उठा के शेयर मार्केट में डाले हैं, तो क्या ये सही है? अगर नॉलेज है तो सही है, पर आप लोन भी किस तरीके से उठा रहे हो इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बहुत से कंपनी डेट पे ही चलती है। होम लोन उठा रहे हो, होम लोन 8% पे आता है, 8% पे आएगा एवरेज, ठीक है, उसे टॉपअप बना लो, टॉपअप निकाल रहे हो, उससे आप 12% से भी घुमा दोगे। 12% मतलब बेसिक से बेसिक म्यूचुअल फंड, मैं आपको रिस्क की जगह बता ही नहीं रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बेसिक से बेसिक 12% देता है। उससे आप अगर 12% पे भी अगर आप मार्केट में डाल दो, ठीक है, उसको 10 साल के बाद उसकी वैल्यू देखो आप, आपको होम लोन तो बहुत कम लेके जाएगा, पर वो आपने डाला है ना उसमें 12% पे, वो आपकी वैल्यू लगभग 50-60 लाख बना के जाएगा। वो आर्बिट्राज बनेगा ना, यहाँ का पैसा वहाँ घुमा दिया, जो अंदर का 4% का डिस्काउंट है ना, वो कंपाउंडिंग आपको लगभग 40 to 50 लाख तक प्रॉफिट बना देगी। तो टेक्निकली किया, अच्छे से सोच समझ के किया तो होता है। बट लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से लोन उठा लिया ना, वहाँ पे एफ कर रहे, उसका कोई रास्ता ही नहीं है, फिर वो लॉस ही है। अगर जानकारी है तो आप लोन उठा के शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, वरना वो डूब जाएगा उसमें कहीं ना कहीं। कैलकुलेटेड होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। अगर इसको अगर 1% चांसेस है, अगर ये नहीं चला तो नेक्स्ट स्टेप भी रेडी होना चाहिए कि नहीं, यहाँ नहीं चला तो यहाँ पे कुछ करना होगा। पूरा मतलब एक रोड मैप होना चाहिए कि यहाँ से नहीं हो रहा है वहाँ से करो। भाई ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ से होगा, यहाँ से निकाल ही लूँगा, मैं एक दिन में तो पैसा बना दूंगा, फिर वो लॉस ही बनने वाला है। अब स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए। डिसिप्लिन रखना चाहिए, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन तो बहुत से बड़े इन्वेस्टर कहते हैं, मैं भी हमेशा यूज़ करता हूँ कि इन्वेस्ट कोई स्टॉक में करने से पहले जितना आपको रिसर्च करना है कर लो, और एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया उसके बाद आपके तीन ही चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। आपका टाइम जोन, आपका टारगेट जहाँ तक आपको उसको लेके जाना है, और आपका रिस्क कि आपको रिस्क कितना लेना है। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी खत्म, निकाल लो। आपका टारगेट आ गया तो भी निकाल दो। और आपका टाइम जोन मतलब आपने सोचा कि 5 साल के लिए पैसा डाला है तो 5 साल हो गए, वरना आपका टारगेट और रिस्क दोनों ही ना है तो भी आप चेंज कर लो। उसके लिए आपको फंडामेंटली समझना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, चलिए जॉब नहीं, जॉब का तो हम पहले डिस्कस कर लिए, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, खुद का बिजनेस है, खुद ओनर है, और वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इसको कितना टाइम देना चाहिए? ये पर डे में, जैसे कि वो 12 घंटे का काम करता है, तो स्टॉक मार्केट में उसको कितना टाइम देना चाहिए? स्टॉक मार्केट में अगर मैं डिफाइन बोलूँ तो न्यूज़ के लिए 2-3 घंटे न्यूज़ एनालिसिस करने के लिए, और मार्केट एनालिसिस करने के लिए 1-2, मतलब 4 घंटे 4 आवर्स बहुत हुआ। 3-4 घंटे उनको देना पड़ेगा, बहुत हुआ, तब जाके वो कुछ सीख सकते हैं। हाँ, सीख भी सकते हैं और वो मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके। साइड इनकम वेल्थ क्रिएशन में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब 100% इम्पोर्टेंट है। ऐसी एक इनकम होनी ही चाहिए अपने मतलब सबके अंदर कि अगर आप उसमें अगर 1 मंथ 2 मंथ अगर नहीं भी कुछ करो तो भी वो ऑटोमेटिकली रन होते रहने चाहिए। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऐसा कि आप अगर 5 दिन 10 दिन नहीं भी उसमें, फिर वो रन हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ऐसी एक साइड इनकम बनाओ। नहीं तो फिर ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट करो उसमें वो पैसा बनता रहे और वो पैसा आपके पास आता रहे, तो वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अगर 1 इनकम सोर्स पे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होने ही वाला है हर जगह। कुछ SIPs ऐसे होते हैं जो कि उसमें लिखते हैं हम 38% रिटर्न दे रहे हैं, तो 38% वो किस हिसाब से दे सकते हैं? 38% मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी प्रॉब्लम
उसका ऐसा होता है कि जब बूम मार्केट होती है ना, 2021 से 2025 तक वो एक बूम मार्केट फेज था। उसमें कोई भी एसआईपी का आप अगर रिटर्न देखोगे तो 30+ है। बट अगर जब से वो एसआईपी आई है, मतलब जब से वो फंड आया है, वो फंड का जब से अगर आप रिटर्न देखोगे ना, तो जब लगभग 20% के आसपास ही होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो 20% का सोच के चलो, मान के चलना। हाँ। अभी हमारे पास एक्सपीरियंस से हम क्या कहते हैं, हमको पता है अभी बूम फेस आने वाला है, 4-5 साल मार्केट अच्छी करेगी। अभी यहाँ से आगे 5-10 साल के लिए मैं भी सोचा हूँ कि मार्केट बहुत अच्छा करेगी, बहुत आउट परफॉर्म करेगी, तो मैं फंड में इन्वेस्ट करके रख देता हूँ। तो वो मुझे 30% तक रिटर्न बना देता है, क्योंकि वो बूम फेस में इन्वेस्ट किया है मैंने। जब मुझे लगता है कि अभी यहाँ से मार्केट अच्छा ही नहीं करेगी, मार्केट यहाँ से थोड़ा निगेटिव जोन में जाएगी, पीछे 2 साल के साथ मार्केट एक साइडवेज जोन में थी, मैं निकाल लेता हूँ। तो ऐसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो 25-30% तक भी निकाल लेते हैं, मार्केट से नहीं, म्यूचुअल फंड से। क्योंकि म्यूचुअल फंड अप्रोक्सीमेटली मिरर है स्टॉक मार्केट का, मार्केट वैसा परफॉर्म करेंगे वैसा ही म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर बना रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको मैं बोलता हूँ 20% फिर 18% अज्यूम करो, क्योंकि जब से जो फंड आता है वो 18% 20% एवरेज, मतलब कभी 30 दिया, कभी -2 दिया, कभी -+ दिया, उनका एवरेज निकालेंगे तो वो इतना बना देते हैं CAGR। ओके, आज के डेट पे स्टॉक मार्केट का हाल क्या है? आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे स्टॉक मार्केट में, अगर पैसा लगाना है तो आप एसआईपी में लगाएंगे या ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, एसआईपी में लगाऊंगा। ट्रेडिंग मेरा ऐसा है कि मैंने 1-8 लाख निकाल के रख दिया, उसमें थोड़ा बहुत करते रहूँगा। वो भी ट्रेडिंग ऐसा है कि उसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है और रिटर्न कम है ट्रेडिंग में। हाँ, आप एवरेज निकालो मंथली, 80% लोग तो लॉस में रह गए, और जो 20% रह गए वो तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे। और उनका साल का डाटा निकालो तो मुश्किल से पैसा बनता है, तो बनता है उनका, क्योंकि अभी एसटीटी बढ़ा दिया बजट में, बजट आया, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप ट्रेडिंग से कमाओ। और एक नॉर्मल इंसान है तो मैं तो चाहता हूँ कि एसआईपी में जाओ, इन्वेस्टिंग में जाओ, वो बेटर होगा। ट्रेडिंग बहुत से मल्टीपल बिजनेस होते हैं, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दोगे तो फिर उसमें हो जाएगा। ओके, मैं बहुत सारे पॉडकास्टर को ऐसा देखा हूँ, वो पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि एसआईपी में वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी बिगनर है, स्टार्टिंग कर रहा है, या कोई 5 साल से ट्रेडिंग भी करता हो, उसको भी वो लोग बोलते हैं कि एसआईपी ही करिए। तो एसआईपी कहीं ना कहीं सेफ है। हाँ, सेफ बोलते आएगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए तो सेफ है। ऐसा अगर समझो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में, और 15 ईयर्स के बाद अगर आप लॉस में निकल रहे हो, तो आपको जिसने फंड लेके दिया ना, वो इंसान गलत है। ओके। हाँ, अगर आप 15 ईयर्स के बाद मिनिमम से मिनिमम आपका 13% CAGR तो भी बनना चाहिए, तो लॉस नहीं होगा। लॉस होना ही नहीं। अगर लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म में एसआईपी में, तो जो इंसान आपको फंड बेच के गया है, जो इंसान के पास से आपने फंड खरीदा है, वो इंसान गलत है, क्योंकि उसको फिर नॉलेज नहीं उस चीज़ का, उसने क्या बेच के गया है। क्योंकि जो अपना फंड मैनेज करते हैं वो CFA बड़े बड़े लेवल्स के होते हैं, और वो अकेले इंसान नहीं होते, लगभग उनका ग्रुप होता है, टीम होता है, और वो भी ऐसा एक्टिवली मैनेज नहीं करते कि आज इसमें डाल दिया, कर उसमें डाल दिया। नहीं, अगर आप निफ्टी 50 का स्टॉक फंड लोगे तो जो कंपनी में जाएंगे वो निफ्टी 50 की कंपनीज होंगे। वैसा मार्केट परफॉर्म करेंगे वैसा फंड परफॉर्म करेगा, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कभी कभार एक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो रिस्क कम हो जाता है। ओके। और कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो कि उसका वेल सेटल हो गया है और वो मार्केट में IPO लाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो तो फिर आपको CA से फाइल इशू करनी पड़ेगी, CA आपका आधा काम करेगा, उसके बाद आपको NSE BSE से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है ना, हाई लेवल प्रोसेस हो जाती है। उसके लिए आपको CA CFA एंड वैसे JP Morgan रही, फिर अमेरिकन बैंक रही जो इंडिया में भी अभी पुणे में, उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो सब आपको फंडिंग का काम करते हैं, आपका IPO इशू कराने का काम करते हैं। ओके। हाँ, ऐसा रैंडमली जाके नहीं होता है वो। IPO लेने के लिए लिमिटेड कंपनी ही ले सकती है, मतलब जैसे कि IPO आपको लाना है मार्केट में, आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड में IPO ला सकते हैं या पब्लिक लिमिटेड में ला सकते हैं? दोनों में ही रह सकते हैं, वैसा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका उनका जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होना चाहिए।
ओके। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको वैसा उसको ग्रोथ बनाना पड़ेंगे। उसके आपके इन्वेस्टर कितने, पहले आपको प्री मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराना होगा ना, पोस्ट आईपीओ इन्वेस्टमेंट प्री मार्केट, जिसे हम वेंचर फंड बोलते हैं। ओके। हाँ, डायरेक्ट मार्केट में फिर वो जस्टिफाई नहीं होगा वैसे। और आईपीओ जैसे आता है, बहुत सारे कंपनीज का अभी आईपीओ आ रही है, तो कोई आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए चाहता है तो वो क्या देखना चाहिए आईपीओ का? आईपीओ का उन्होंने देखा है कि आईपीओ से पहले जो मार्केट होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो मिनिमम 20-30% का होना चाहिए। कंपनी पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और जो आईपीओ ला रहे हैं उसके इन्वेस्टर मतलब कहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, मतलब आपके पास 15% स्टेक है तो आपने बेचना नहीं चाहिए। अगर ओनर ही उसका स्टेक बेच के जा रहा है तो फिर इन्वेस्टर किस पे भरोसा रखेगा? तो स्टेक बेचने वाले कौन है वो उस पर ध्यान देना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान देते हो तो ठीक है। जैसे कुछ टाइम पहले ओला का आया था, ओला बाइक्स का, फिर हाँ। कुछ टाइम पहले उसके बाद जोमेटो का शायद आया था। जोमेटो का तो फिर भी ठीक है, वो लॉस में आके उन्होंने प्रॉफिट गेन किया, बट ओला का तो एक पूरी तरह से स्कैम ही बनाया गया है, क्योंकि उसने अभी तो ओनर ने भी स्टेक बेच दिया उसका, और उस टाइम पे आईपीओ आया उस टाइम पे भी ओनर ही स्टेक बेच रहा था। पर अभी आईपीओ मार्केट को इतना हाइप बना दिया है इंडियन मार्केट में कि कोई भी आ रहा है यार आईपीओ तो क्या प्रॉफिट ही देते हैं, डालो पैसा, तो इतना फंड उसमें गोला हो जाता है कि कोई भी ऐसा मतलब जो आईपीओ उसकी मतलब लिमिट ही नहीं है, वो आईपीओ भी अच्छा प्रीमियम देके चला जाता है। तो आईपीओ मार्केट में बहुत मतलब इंडियन इन्वेस्टर ने बहुत ही करके रखा है। कोई ना कोई ऐसा नया आईपीओ आता है तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं ये आईपीओ आ रहा है, इसमें पैसा डाल दे, जबकि वो लोग उसका बैकग्राउंड वो पहले से प्रॉफिटेबल है नहीं है वो लोग जानते नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि इसमें इतना पैसा लगा दो। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम हुआ है कि अभी कंपनी के बेस पे आईपीओ वर्क नहीं कर रहे, अभी इन्वेस्टर के बेस में जो चीज़ अगर 10 रुपये में मिल रही है ना, उसे खरीदने के लिए लोग 15 रुपीज़ लेने को देती है, तो वो चीज़ 20 रुपीज़ पे ओपन हो रही है, इसलिए वो प्रॉफिट हो रहा है। डिमांड इतना बना दे रहे हो, डिमांड इतना क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके वजह से वो आईपीओ लिस्टिंग गेन दे रहे हैं, वरना आईपीओ में कुछ इतना नहीं। आईपीओ आते ही उनके इनिशियल फेज पे पूरी कंपनी ग्रोथ करके जाती है ना, जब ऊपर का टॉप होता है वहाँ पे आईपीओ लॉन्च होता है। वो जो गेन हुआ है ना, वो वेंचर फंड मतलब जो लोग जो मार्केट से पहले इन्वेस्ट कर देते बड़े बड़े फर्म, वो लेके निकल जाते हैं। इसके बाद लक का डिपेंड है, इसके बाद अगर ऊपर गए कंपनी में ग्रोथ की है तो ठीक, मतलब ऐसा है कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी 100 रुपीज़ कमाने की और आईपीओ 100 रुपीज़ में आ रहा है, और आप सोचिए कि कंपनी 150 रुपीज़ कमाएंगी, तो वो थोड़ा जो जोन है ना वो हाई रिस्क की है। अभी देखो आप जितने भी आईपीओ होंगे ना, उसमें से लगभग 80 आईपीओ तो अभी उनके लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही है, और बहुत आईपीओ तो उनका तो ओला देख लो खत्म ही हो गया है, वो तो ख़त्म ही हो गया लोग। क्योंकि उस टाइम पे बहुत जितने लोग भी लिए थे वो तो कहीं ना कहीं ऐसा सोच के ही लिए होंगे कि आगे चल के ये डबल हो जाएगा, हाँ, या बढ़ेगा। तो बेटी गंगा चल रही है, उसमें हर कोई हाथ धो रहा है। मैं भी फिर आईपीओ में लगा कि हम भी निकाल लेते, कि इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी लगा के निकालेंगे। हम क्यों बताए, लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म में 10-15-15% आ रहे हैं, निकाल लेंगे हम भी। आईपीओ में शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के निकाल लेना चाहिए। हाँ, निकाल लेंगे, आ रहा है लिस्टिंग निकाल लो, बाद में देखो। पर वो लोगों को कैसा पता चलेगा कि कौन से आईपीओ में लॉन्ग टाइम के लिए लगाना है या कौन से आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है? उसको फंडामेंटली अच्छे देखना पड़ा, मैं आपको बोला ना, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, वो आपको अच्छा इनिशियल गेन दे देगा। हाँ, अगर कोई कंपनी पिछले 5 साल से अच्छी प्रॉफिटेबल है तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। मैं एग्जांपल अगर आपको बोल दूँ कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया था, जो लगभग 2500 पे हुआ था लिस्टिंग, 2100 में इशू प्राइस था, 2500 में लिस्टिंग हुआ था, ने अभी 2 महीने के बाद उसकी प्राइस 3000 चल रही। तो ऐसी कंपनी जो ट्रस्टेबल है वो अच्छी होती है। अभी आईसीआईसीआई बड़ी कंपनी है, वो ट्रस्टेबल है थोड़ी। बराबर। एलजी हुआ, एलजी भी अच्छा ट्रस्टेबल है, उसका इशू प्राइस के ऊपर ही वो चल रहा है। ऐसे कंपनी के लिए रुक सकते हो, पर ओला के लिए रुकोगे तो मुश्किल है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ओला जितने में लिस्टेड हुआ था उतना तक पहुंच पाएगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ नया बनाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कंपटीशन को है ना, हुंडई आ गई, होंडा आ गया, फिर अपना बजाज आ गया, सब लोग इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं,
वो तो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक का स्कूटर है, पर अभी हर कोई इलेक्ट्रिक कार में आ रहा है। तो उनके पास इतना बिलियंस ऑफ रुपीस है, उसमें से थोड़ा डाल के R&D करके कुछ नया बना दे। ओला के पास है ही नहीं, वो कहाँ से लाएंगे? तो ओला में जितने सारे भी अभी पैसा लगाए थे वो कहीं ना कहीं लॉस ही होगा उनका, लॉस ही होगा। और अभी वो निकल भी सकते नहीं है। वो बोल के पहले ही 80% लॉस में 20% लेके क्या करेंगे? रहने दो अभी। ओला कभी रिकवरी भी वो कर पाएंगे? ओला बाय चांस हुआ तो हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक अगर उसको, अगर समझ लो आपने इस खरीदा है कोई स्टॉक और उसका अगर आपको 20% लॉस दे रहा है, तो वो स्टॉक को रिकवर करने के लिए 80% चढ़ना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। होता है पॉसिबल बहुत स्टॉक में, पर ऐसी कंपनी में तो नहीं, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ही डार्क दिख रहा है ना हमें। ना कंपनी का फंड है, ना उनके पास सर्विस देने के लिए है नहीं है। आप कंपनी देखो, जो कंपनी डीमार्ट में चले जाओ, डीमार्ट में घूमो 5-10 जगह में 10-15 कंपनीज दिखेंगे, और ऐसे देखो कि इसकी ज़रूरत है, आप बोलेंगे हाँ इसकी ज़रूरत लगने वाली, उस कंपनी के स्टॉक लेके रखो, वो प्रॉफिट देके जाएगी आपको। ओके, तो आगे ऐसा कोई IPO आ रहा है जो कि लोग प्रॉफिट बना सकते हैं? अभी NSE का आ रहा है आगे, पर अभी उस पर भी डिपेंड है कि वो इशू कौन से प्राइस पे होता है। अगर उसका वैल्यूएशन 1200 का है और वो 2400 पे इशू हो रहा है, तो फिर वो भी मुश्किल है। अभी तक आया नहीं, पर उसका हो गया फाइलिंग, अभी NSE का आने वाला है आगे थोड़ा टाइम तक। ओके, लोग IPO को जानेंगे कैसे कि कौन से IPO 1200 का है, उसमें 2400 का है तो नहीं खरीदना है? उनको वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? वो तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट हो गया, इतने मतलब अपन 50 मिनट्स के पॉडकास्ट में उनको नहीं समझा पाएंगे। मुझे खुद समझने को 3 साल लगा। मार्केट के बाद MBA में आने के बाद मुझे PA में, मतलब मुझे अभी PE में पूरे इनडेप्थ कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें मुझे 3 साल लग गया कि वैल्यूएशन किस तरीके से निकालना है। वैल्यूएशन निकालना बहुत टफ है, और वो तो नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको फाइनेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए फाइनेंस बैकग्राउंड IPO के लिए तो होना ही चाहिए। IPO के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस बैकग्राउंड, और वो बहुत डार्क, मतलब बहुत डीप से वो डीपली आप डीपली उसको स्टडी करोगे तब जाके आपको कुछ पता चलेगा। हाँ, क्योंकि और वो भी 50%। आधे तरीके से IPO है ना, प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद ही आते। ओके, लेंस कार्ट आया था, प्रॉफिट एडजस्टमेंट करके आया था। वैसे फिर जोमेटो आया था, वो भी प्रॉफिट एडजस्टमेंट करके आया था। तो कंपनी को प्रॉफिट में दिखाने के लिए वो एडजस्टमेंट करके आते, वो एडजस्टमेंट समझने के लिए आपको लगभग बहुत टाइम लगता है। DRHP रिपोर्ट 300-350 पेजेस की होती है। तो जब तक आप वो प्रॉफिट उसका समझोगे सब, तब तक तो IPO बिक गया होगा। नहीं, वो लगभग आपको 15 डेज पहले ही आ जाता है। ओके, DRHP रिपोर्ट सब। तो लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, नहीं है, वो बस देखते हैं कि हाँ ये स्टॉक आ रहा है, वो मार्केट में देखते हैं जोमेटो, हाँ जोमेटो सब तरफ नाम है, जोमेटो का आ रहा है ले लो। ओला का नाम है, ओला का मतलब जैसे कि आप ओला का गाड़ी खरीदने जाओ तो 6-6 महीना तक उसका वेटिंग पीरियड है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, तो लोग वो देख के स्टॉक या IPO ले लेते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से, अगर IPO अगर किसी को इन्वेस्ट करना ही है, तो आंखें बंद करके, मतलब किसी को कर ही रहा है, तो उसने सिर्फ 2 चीज़ देख लो, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लो, वो अगर 20% 25% से ऊपर है, लास्ट देखो, उससे पहले दिन से नहीं, पहले दिन नहीं, लास्ट देखो, अगर उसका 25-30% है तो डाल दो। ओके, हाँ, नहीं ज़्यादा मिल जाएगा 20%, नहीं मिला तो रिस्क बहुत कम रहेगा, 2% 5% का रिस्क आएगा उसके लिए। पर ऐसा है कि वो खुलते ही बेच दो, होल्ड मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा मैं, फिर वो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। ओके, मतलब होल्ड करके नहीं रखना चाहिए क्या? IPO तो मैं बोलता मत ही होल्ड करो, फायदा नहीं होल्ड करके। मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलता है। LG का बहुत लोग होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं, स्टॉक गलत है। 1200 पे वो इशू प्राइस थी, 1700 पे वो लिस्ट हुआ। मुझे भी लगे थे लगभग, मैंने भी सब निकाल दिए थे उसके टाइम पे। फिर वो अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 300 रुपीज़ ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, पर जो वहाँ पे मिला था, लिस्टिंग हुआ था, उससे 200 रुपीज़ कम मिल रहा है। तो अच्छी प्राइस मिल रही है ना, अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, तो मिलता है अच्छा वैल्यूएशन आगे जाके। कोई कंपनी में मिल जाता है लॉन्ग होल्ड करने से, कोई मतलब 10 में से 2 कंपनी ले लो, 20% का रेशियो है। हाँ, तो 2 कंपनी आपको मिलने के लिए, ढूंढने के लिए आपको फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, उसका आप तो देखोगे नहीं, इतना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो कोई स्टॉक मार्केट में आना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं आप अगर गाइड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ कोर्स आगे चल के लाएंगे? मैं कोर्स नहीं लाऊंगा कभी,
अपन गाइड मैं करता हूँ हर किसी को। ओके। हाँ, मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कराता हूँ। उनको कुछ नहीं आता है, सब मैं ही देखता हूँ। ओके। कोर्स में लाता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लोग सपने लेके आते हैं, वो मेहनत करते नहीं उतना, और फिर मैं नहीं चाहता इसलिए कोर्स के लिए इतना टाइम भी बचता नहीं है। अपने को मीटिंग करने के लिए अपने को कितना टाइम लग गया, आपको टाइम मिला नहीं, कोई लोगों मुझे के टाइम मिला। पास कहीं ना कहीं पैसा है, वो कहीं से भी पैसा ले आते हैं। हम बोलेंगे जैसे कि आप एनालिटिक हैं, आपसे पूछ के वो पैसा लगाएंगे, हाँ, और कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो वो फिर आपको बोलेंगे। तो हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। अगर कोई आए हमारे पास 10 लाख है, मैं बोला ठीक है, हम ईयरली आपको 25% तक की कोशिश करते हैं, पर उस पर भी आपको 10% का रिस्क लेता है। बाकी हाँ, हम सब मैनेज करते हैं, हम सब क्लेरिफाई ही करते हैं। विदाउट क्लेरिफाई हम कुछ नहीं करते, वरना फिर से भी हमको तकलीफ देती है। ओके। हाँ। तो आप कोई स्टॉक का अगर किसी को रेफर कर रहे हैं तो वो सेबी के रूल्स में ही आता है? उसके लिए सेबी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। ओके। तो उसका क्या प्रोसेस है अगर कोई करना चाहे तो? आपको NISM 15 का ये देना होगा, एग्ज़ाम देनी होगी। बैकग्राउंड MBA का चाहिए या फिर कोई भी फाइनेंस डिग्री का चाहिए। एंड आप अगर खुद की फर्म के लिए कर रहे हो तो मिनिमम आपकी नेटवर्थ मतलब 10 लाख के अबो चाहिए। ओके। और अगर आप कंपनी के लिए कर रहे हो तो 25 लाख के अबो चाहिए। ओके। तो बीकॉम के बाद भी कोई एनालिटिक BCom बन के बाद सकता है बन या MBA करना पड़ेगा? नहीं, BCom के बाद भी कर सकता है। फाइनेंस मतलब कॉमर्स या फाइनेंस की डिग्री चाहिए पीछे। ओके। कॉमर्स का डिग्री चाहिए रहता है। वो पहले नहीं लगता था, पर अभी इशू कर दिया है कि डिग्री चाहिए फाइनेंस की। अगर एक लाइन में कहना हो सक्सेस ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? 1 लाइन में, हाँ। रिसर्च, इन्वेस्ट एंड वेट। ओके। बिना रिसर्च का कोई भी फील्ड हो, चाहे मैं खुद अलग बिजनेस, मेरा केमिकल बिजनेस है या कुछ भी बिजनेस है, बिना रिसर्च का मैं कहीं पे भी कूद जाऊंगा तो उसमें लॉस ही होगा। लॉस ही होने वाला। आज मैं बोलता हूँ ना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, कोई कहता नहीं है। अगर इंडियन मार्केट में 600,000 प्लस कंपनी है ना, तो उसमें से 3,000 कंपनी ना, वो सब स्कैम है, और वो कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हम स्कैम कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो गवर्नमेंट उनको रोकती क्यों नहीं? नहीं रोकेगी ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी साथ है उनको। नहीं, साथ की बात नहीं है, वो रूल्स के हिसाब से स्कैम कर रही है। ओके। रूल्स में रह के वो कर रहे हैं। हाँ, रूल्स के हिसाब से स्कैम कर रही है। और गवर्नमेंट ने तो पहले ही डिस्क्रिप्शन दे दिया, योर इन्वेस्टमेंट शुड बी मार्केट रिस्क। अगर वो चीज़ अगर आप FD में उसमें बैंक के साथ करोगे वो, तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो मार्केट में करते हैं। ओके। हाँ, वहाँ पे पहले से आपने रिस्क में ट्रेडिंग या जो इन्वेस्टमेंट करी है वो ऐसा लिख के आता है। नहीं, बहुत लोग आते हैं, आपको इनसाइडर न्यूज़ का बहुत लोगों का आता है कि किसी ने इनसाइडर न्यूज़ लीक कर दी, किसी ने खुद के कंपनी के स्टॉक पर खरीद लिए, बाद में ऊपर ले जाके बेच दिए। हर्षद मेहता का एक केस आया था, एक इंटरेस्टिंग केस आया था। तो आज भी क्या ऐसे लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं? हाँ, करते हैं। वैसा नहीं, वो टेक्निक से नहीं करते, क्योंकि वो टेक्निक उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, तो उस हर्षद मेहता जी ने यूज़ कर दिया। वो तो स्मार्ट गेम था। फॉर अभी भी करते, स्मार्ट गेम बहुत यूज़ करते, FIRs करके जाते इंडिया के साथ, चलता है। स्कैम कभी बंद नहीं होगा। ओके। हाँ, वो हमेशा चलेगा, पर हमें बचना कैसा है उसके लिए हमें समझना है। अगर स्टॉक में कोई पैसा डाल रहा है और उसको नॉलेज कहीं ना कहीं से मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है, तो क्या उसमें सही है, वो करना चाहिए, या आगे चल के वो फंस सकता है? अगर अभी मार्केट की बात करूँ, हम अपन तो रिटेल ट्रेडर है, अपने पास उतनी न्यूज़ आती नहीं है, बट बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर हो वही करते हैं, और उनके बाद गवर्नमेंट का साथ होता है, तो फिर वो क्या ही करेंगे। वाला की वाइफ वाला, गवर्नमेंट का बिल पास होता है कि सारे गैम्बलिंग कंपनी है, जैसे ड्रीम 11 है, वो है, उसमें हम सब रोक लगा रहे, उससे 3 महीने पहले सारा स्टेक बेच के निकल जाते। सपना तो आया ना वहाँ की गवर्नमेंट बंद करने वाली है, सारा स्टेक जीरो। कोई स्टेक बंद करेगी तो उसको भी तो लॉस है। किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ना। हाँ। ड्रीम 11 बंद कर दिया। ड्रीम 11 तो हाँ, बंद कर तो दिया। फिर का स्टेक था, उसने पूरा जीरो कर दिया। हाँ। 2 महीने पहले किया।
अभी रात तो को कहीं ना कहीं उसको लीक हो जाता होगा वो न्यूज हाँ, की वो बड़े गवर्नमेंट लोगों के स्टेप लेने वाला है। कनेक्शन तो होते ही, वो लेके ही आते हैं लीक। वहाँ तक गवर्नमेंट भी जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि आधा टैक्स तो इनसे ही आ रहा है। हाँ, वो पहले से वो बिना जाने बिना कुछ बोले ऐसा कुछ स्टेप लेगा गवर्नमेंट, तो लॉस तो उनको ही है। हाँ वो तो है। लेकिन जितना भले स्कैम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं उसको तो पैसा तो मिल रहा है उसका। अभी कोई चीज़ 100% परफेक्ट तो है ही नहीं, और हमें भी पता है कि जो बड़े प्लेयर है ना, उनसे अगर बच के रहना है तो उनके पीछे पीछे चलो, जैसे वो करते हैं उनके पीछे अपन थोड़ा बहुत फॉलो कर लो अपने एनालिसिस करके, तो अपन बच के रहेंगे। उनके अगेंस्ट जाएंगे ना तो फिर अपन भी हो जाएगा। हाँ, किसी के अगेंस्ट में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका सैलरी रहता है 25-30-35 हज़ार तक रहता है, 20 से 35 हज़ार के बीच में रहता है। तो उनको कितना अमाउंट स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए, कितना अपने सैलरी का कितना % स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए? क्योंकि उनका ऐसा होता है कि जैसे कि लोग, आज मैं बाहर से आया हूँ या कोई भी बाहर से आया है गुजरात में काम करने के लिए, तो उनका पहला ऐसा होता है कि एक घर लेना चाहिए। हाँ, उनका फिर फैमिली है या घर नहीं पहले ले रहे हैं तो उनका रेंट पे होगा घर, तो वो सबका अलग करके उनको स्टॉक मार्केट में कितना पैसा डालना चाहिए अगर उसका सैलरी 30 हज़ार है तो? मैं अगर आपको आज 2 सिनेरियो बताऊँ। फर्स्ट सिनेरियो, अगर कोई घर ले रहा है तो 20-30 हज़ार में सर्वाइव कैसे करेगा? उसका तो EMI 15,000 आ जाएगा, और वो 15,000 का EMI भी भरेगा ना तो उसकी होम का जो लोन लिया है उसने उसको डबल पे करना होगा। अगर आप 8% इंटरेस्ट भी लोगे तो बेस में अगर बताओ, होम लोन की मतलब होम अपना जो भी रेट बढ़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है 8% 9% से, और एक बार बूस्ट आया तो 12% तक। तो होम को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, रेंट पे घर लो। अभी वो फैमिली के साथ, बहुत लोग तो बैचलर में आते हैं स्टार्टिंग में, और हम फैमिली का सिनेरियो लेते हैं क्योंकि बैचलर फिर वो मैनेज कर लेगा। अगर फैमिली के साथ आ रहा है और बेसिक सैलरी हम 21,000 ले ले, छोटा से छोटा अगर उससे 5,000 तक आ जाएगा, होम अप्लायंस से मतलब कुछ खाने का पीने का वो 6,000 तक, बाकी खर्चा पानी उसको एक्स्ट्रा वो 3-4 हज़ार तक आ जाएगा, ओवरऑल 16,000 हुआ, और फिर थोड़ा बहुत खर्चा और 2,000 निकालो एक्स्ट्रा, तो 18,000 तक उसका खर्चा बैठ जाता है। तो 20,000 वो स्टॉक मार्केट में डालने के लिए वो यूज़ कर सकता है, पर उसे भी वो SIP यूज़ करेगा। अभी उसका फ़ायदा ये होगा कि वो लिक्विड फंड में डालेगा, ठीक है, तो वो पैसा उसका तो वहाँ पे सबमिट होते रहेगा। अगर उसको ज़रूरत नहीं पड़ी और कंटिन्यू अगर चलता रहा तो उसकी वेल्थ तो क्रिएट होने ही वाली है, बट उसको बहुत अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो वो लिक्विड फंड में डाला हुआ पैसा वो इमरजेंसी में निकाल सकता है। ओके, मतलब बैंक में रखने से अच्छा वो पैसा इन्वेस्टेड अच्छा होगा कि उसको रिटर्न मिलेगा। रूल तो ये कहता है कि उसको निकालना नहीं चाहिए, बट अगर इंडी में कुछ है ही नहीं हाथ में, कुछ तो बैक साइड में चाहिए ना, तो लिक्विड फंड में यूज़ करना है। तो लिक्विड फंड में अगर पैसा डाला है, वो 6 महीने में 1 साल में निकाल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा? हाँ, सब मिलेगा, आप एक दिन का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ओके, तो इसलिए लिक्विड फंड यूज़ किया। और अगर उसका कंटिन्यू SIP चलती है, वो निकालता नहीं है, तो बेस्ट जोन में बता दो ना, हर साल उसका 10% से अप्राइजर होगा। ओके, वो कंपनी चेंज करेगा उसको और अप्राइजर मिलेगा हर साल। वो सिर्फ 500 रुपये से भी SIP बढ़ाएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी वर्ड यूज़ नहीं करते हमारे फील्ड में बट मैं बोलता हूँ कि 16-17 ईयर्स के बाद वो इंसान रिटायर हो जाएगा। 16 ईयर के बाद आराम से। अब गिनो ना, तो मंथली कितना लगाए जो वो 16 ईयर में रिटायर्ड हो सके? 16 ईयर मंथली अभी से अगर स्टार्ट करेंगे, अभी से मंथली, तो मंथली में 6-7,000 लगना चाहिए। ओके, हाँ, पर मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि आप हर साल 500 रुपये बढ़ा रहे हो, तो आपका 16 ईयर 17 ईयर्स के बाद मार्केट ने बेसिक रिटर्न अगर 16% भी दिया ना, तो आपके पास वैल्यू लगभग आपकी होंगी 40 to 45 lakhs। अभी आप बोलेंगे 45 lakhs में क्या ही होने वाला है, अपना नहीं होगा, उनका मैं बता देता हूँ। वो हर महीने 40,000 फिर रिटर्न लेने लगेगा ना मार्केट से, हर महीने मुझे 40,000 रुपीज़ चाहिए मेरे खर्चे के लिए, और उसका फिर भी कंपाउंडिंग अगर 15% मिनिमम से भी हुआ, तो भी उसके अगले 5 साल में
वो 40,000 तो हर महीने लेगा ही, बट मार्केट में वो फंड रहेगा, उसकी वैल्यू 70 लाख हो जाएगी ओके। और वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो रिटायर हो गया। हाँ उसको भी बिजनेस करना है, कुछ फंड पड़ा है वो बिजनेस करे, उसका ये पैसा तो उसका सेव, वो पैसा आ रहा है। ये प्लानिंग होती है अगर आप अगले 15 ईयर्स की रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो, और वो होता है। अगर किसी के पास 10 लाख पड़ा है, 10 लाख उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, सेविंग अकाउंट में तो कुछ इतना इंटरेस्ट आने वाला नहीं है, मिलता ही नहीं तो है। उसको कौन से ऐसे SIP में डाले या किस में डाले जो कि उसको मंथली कुछ रिटर्न मिल सके उसके घर चलने के लिए? अभी इसका डिस्कस करना अपना है, मतलब जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि SIP का मैं नाम तो मैं हर बता दूँ, ऐसे 10 SIP वो अच्छा परफॉर्म करेगी, बट इम्पोर्टेंट है कि खरीद कौन से टाइम पे रहे हो। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे और वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अगले 2 साल तक थोड़ा गिरेगी, और अगर वो इंसान उस टाइम पे अगर 10 लाख डाल दे, उसकी वैल्यू तो कम होने वाली है। तो बेटर ये होगा कि कोई अच्छा बताने वाला या आपको गाइडेंस कर रहा है उसके पास करोगे तो अच्छा होगा, कि वो बता देगा कि नहीं अभी मार्केट सही नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, मार्केट नीचे मिलेगी तो डालेगी। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट होते हैं ना, जिनको मैं 5-5, 6-6 महीने वेट करा देता हूँ कि भाई रुक जाओ, अच्छा टाइम आएगा मैं डलवा दूंगा, और मैं डलवाता हूँ जब मार्केट का अच्छा टाइम आता है। जब मैं उनको कब भी डलाओ, ब्रोकरेज तो मिलने वाला है, पर खुद के प्रॉफिट के पीछे नहीं भागने का। ओके। नहीं, आप जो सिनेरियो बोल रहे हैं, मार्केट भी अच्छा है कि पैसा डालने लायक है उस टाइम पे, अगर वो कोई डालता है उसका 10 लाख तो उसको महीने का कितना रिटर्न मिल सके? डिवाइड कर लो ऐसा, अगर मार्केट अच्छे टाइम पे डाला और मार्केट ने 21% भी रिटर्न दिया साल का, उसको डिवाइड बाय 12 कर लो तो आपको 2%, मतलब लगभग आपको 20,000 तक आराम से आ जाता है। 20,000 तक किसी का, कोई भी मिडिल क्लास का घर चल जाए। घर चल जाए। ओके। तो बेसिकली ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो आप पहले स्टॉक मार्केट को जानिए, क्या है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को अच्छे तरह से रिसर्च करिए। जैसे हमारे अंकुल सागर भाई हैं, जैसे इनसे भी कुछ अगर आपको टिप्स लेना है तो उनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में बिना जाने अगर इन्वेस्ट कोई भी करता है तो वो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि लॉस होगा ही होगा। होगा, चलेगा कितने दिन, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद तो लॉस करने ही वाला है। स्टार्टिंग फेज में तो सबको प्रॉफिट होता है, मार्केट बुलाती है। फर्स्ट रेट डालोगे आप, ट्राई करना, ज़्यादा कैसे प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे आप उसमें घुसते जाएंगे, एक आप बोलेंगे कीचड़ जैसा है, हाँ ऐसा है, जितना आप घुसेंगे उतना घुसते जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। निकल नहीं पाएंगे। तो उसे निकलने के लिए आपको वहाँ पे तैरने के लिए, कीचड़ में मतलब दलदल में तैरने के लिए ना आपको सीखना पड़ेगा कि कितना हिलना है हमें। ज़्यादा हिलोगे तो फंस जाओगे, जितना आप हिलेंगे उतना नीचे फंस नीचे जाओगे। फंसते जाएंगे। हाँ,